हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th और क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं एलोट्रॉप्स को फुल्ली। जैसे कि डिफिनेशन लिखी हुई है, डिफिनेशन के साथ चलेंगे। एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन more than one form and each form has different physical properties but same chemical properties called allotrope। क्या होता है, कभी कभी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है तो उसी फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। बट कंडीशन ये है कि जितने भी फॉर्म्स उस एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी आपस में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। बाकी जो उनके रिएक्शंस हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सारी चीज़ें सब सेम होनी चाहिए। वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड उनका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ये सब डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम, वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, मेनली हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे लिखा, कार्बन हैज़ 3 एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल्लेरिन। आइए एक एक की स्टडी करते हैं। तो पहला एलोट्रॉप जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है डायमंड। नोट्स आपकी बनती जा रही है, आप सिर्फ समझते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए डायमंड, जितना पॉइंट मैंने लिखा उतने पॉइंट लिखिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डायमंड। डायमंड ने पहला पॉइंट क्या, इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हैं डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सब्सटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ एक्सट्रीमली हार्ड। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डायमंड कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल की कैटेगरी में। ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब ये पॉइंट आगे हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं कंडक्ट करता, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप 11 अगर 11th के बच्चे हैं तो 12th के बच्चे हैं तो आपको पता होगा क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, और 10th के बच्चे हैं तो सिर्फ आप समझ लीजिए यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको आगे आप क्लास में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ अ एमोर्फस सॉलिड और व्हाट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन विच ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कार्बन है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। आगे चल के वीडियो में बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, अगली आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो इन विच ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद अ 4 कार्बन एटम थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से क्या होता है, डायमंड में जुड़ा होता है। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये एक 3D और बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। डायमंड का स्ट्रक्चर आपके सामने क्या है, बना हुआ है। अब ये डायमंड के स्ट्रक्चर से आपको कुछ खास समझ में आता नहीं है, ये बुक में बना रहता है, लेकिन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। अगर आपको समझना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है तो इस तरह से मान लीजिए आप भूल गए डायमंड का स्ट्रक्चर बनाना, तो कैसे बनाए इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो आपको बनाना है डायमंड का स्ट्रक्चर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, ये पूरे डायमंड का स्ट्रक्चर बना है। हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड। ये पूरे डायमंड का नेटवर्क 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल करवाएंगे, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि इन विच ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। तो अगर एक कार्बन हम लेंगे, एक कार्बन मान लिया मैंने लिया, तो ये 4 अदर कार्बन एटम से क्या होगा, लिंक होगा। किस तरह लिंक होगा आइए दिखाता हूँ मैं। ये पहले कार्बन से लिंक हुआ, ये दूसरे कार्बन से लिंक हुआ, ये तीसरे कार्बन से लिंक हुआ, और ये चौथे कार्बन से। एक पैटर्न में अरेंज होता है, ये एक पैटर्न में अरेंज होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर इस कार्बन को हम मेन कार्बन मान लें तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन से ये क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे मिला दें तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 10.95 डिग्री का। ठीक है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये वन मॉलिक्यूल का डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये पूरे डायमंड का स्ट्रक्चर है। आपको जो अच्छा लगे पेपर के टाइम आपको जो याद आए वो बना दीजिएगा। ठीक है, तो एक कार्बन 4 कार्बन एटम से ज्वाइंट है, और
एक मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आगे फिर अदर ये 4 कार्बन से जुड़ा होगा, फिर अदर ये 4 कार्बन से, फिर अदर ये 4 कार्बन, ऐसे ऐसे फिर ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर का बन जाता है, ठीक है। तो ये हुई डायमंड के बारे में। बॉन्ड एंगल याद रखिए कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनका एंगल कितना होता है, 109.5। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ बॉन्ड एंगल याद ही हो जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ अ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, आपको पता ही ज्वेलरी में डायमंड का बहुत यूज़ है। इट इज़ अ यूज इन मेकिंग कटर्स और कटिंग टूल्स, ये कटर्स बनाने में यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने ये वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल हैं, ठीक है। पत्थरों को काटने के लिए, चट्टान को काटने के लिए, रॉक्स को काटने के लिए और शीशा ग्लास को काटने के लिए जो कटर इस्तेमाल किए जाते हैं उन कटिंग टूल्स में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए दूसरे एलोट्रॉप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेफाइट। आइए इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रेश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस, ठीक है। ये ग्रेश ब्लैक होता है और ओपैक ओपैक सब्सटेंस का मतलब जिसके ऊपर आप लाइट डालें तो उसकी शेडो बने, उसे बोलते हैं ओपैक सब्सटेंस, उसके अंदर से लाइट पास ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, इट इज़ अ स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच, ठीक है। आप पेंसिल जो है, पेंसिल आपको पता है ग्रेफाइट से बनी होती है, अंदर का जो पार्ट होता है उसको टच करके आप देखेंगे स्लिपरी आपको लगेगा। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आगे हम देखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन विच ईच कार्बन एटम लिंक्ड विथ 3 अदर 4 कार्बन एटम थ्रू अ कोलन। डायमंड में आपने पढ़ा था तो वो एक कार्बन अब 4 कार्बन से जुड़ा था, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग्स विच अरेंज इन अ लेयर। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है और हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती है और वो लेयरिंग में बनती है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, एक वो ऊपर फिर इसके नीचे फिर इसके नीचे, और लेयर लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है 3.35 एंगस्ट्रॉम, और एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में जो रिंग्स में डिस्टेंस है वो है 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर भी ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है। आप एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दिखाना है कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलेंगे 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मैंने बताया आपको ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। डायमंड में ऐसा केस नहीं था। डायमंड में आपने जब देखा था तो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था, और जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो चारों पार्टिसिपेट कर लिए, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0, इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए मैंने लिखाया होगा, ठीक है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और उसका जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बचा रह जाता है, फ्री रह जाता है, और जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो मूव करने लगेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। यूजेस आपको पता है, इट इज यूज एज पेंसिल्स, और अगला इट इज यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन अ मशीन्स। जैसे ग्रीस होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वैसे ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ग्रेफाइट का इस्तेमाल उन मशीनरी में करा जाता है जिन मशीनरी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। अगर ग्रीस उस मशीन में इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीस वेपोराइज हो जाएगा, और चूँकि ग्रेफाइट की जो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, तो बहुत हाई टेम्परेचर मशीनरी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल करा जाता है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और आइए लास्ट एलोट्रॉप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फुल्लेरीन। फुल्लेरीन इट इज़ आल्सो नोन एज, पहले इसका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो फुल्लेरीन बोलते हैं, दूसरा नाम इसका बकमिस्टर फुल्लेरीन है, और तीसरा नाम इसका क्या है, कार्बन 60। फुल्लेरीन, बकमिस्टर फुल्लेरीन, कार्बन 60 होता क्या, इन विच कार्बन अरेंज इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल का शेप होता है सेम वैसे ही कार्बन अरेंज होता है इन द फुल्लेरीन। इस एलोट्रॉप के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं लेनी, बस सिंपल सिंपल सी बात जानना है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ फुल्लेरीन क्या होता है, 20 6 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग। क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, 20 जो होती है 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, हेक्सागोन, 20 हेक्सागोन होते हैं, और 12 क्या होते हैं, पेंटागोन होते हैं। हेक्सागोन मतलब कुछ इस तरह का, जैसे आपकी बेंजीन होती 6 कार्बन की, एंड पेंटागन मतलब कुछ इस तरह का।
ठीक है, ये पेंटागन है। ठीक है, इस तरह से हेक्सागन और पेंटागन आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे फुल्लेरिन कहते हैं, बकमिस्टर फुल्लेरिन कहते हैं, और इसे कार्बन 60 भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आपकी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर इसका शो हो रहा होगा। Thanks for watching this video.